हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका हमारे इस चैनल एग्ज़ाम जंक्शन पे। और आज हम पढ़ेंगे लैंगिक जनन के बारे में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, आज का हमारा टॉपिक हो जाएगा लैंगिक जनन। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए लैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो जहाँ पे आप देख सकते हैं कि लैंगिक, ठीक है ना, यानी कि इसमें लिंग का उपयोग होगा। ठीक है ना। तो आप सीधे सीधे बता सकते हैं कि यह जनन की वह विधि है जिसमें जो है लिंग का उपयोग होता है। बात समझ में आ रही है। मतलब जब जनन में क्या हो कि लिंग का उपयोग होने लगे तो उसी को हम क्या कहेंगे, लैंगिक जनन कहेंगे। यदि लिंग का उपयोग नहीं हो रहा है तो क्या होगा, वो अलैंगिक हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस इतना ध्यान देना है कि जब लिंग का उपयोग होगा तो लैंगिक जनन होगा, और जब लिंग का उपयोग नहीं होगा तो अलैंगिक जनन होगा। तो यहाँ पे लिंग का उपयोग हो रहा है यानी कि जनन कौन सा है, लैंगिक है। अब देखिए एक चीज़ और ध्यान दीजिए कि भाई इसमें जो है इस प्रकार के जनन में दो पैतृक, कौन से, दो पैतृक। ठीक है। तो दो पैतृक का मतलब यहाँ पे देखिए एक जो है आपका हो जाएगा यहाँ पे मेल, एक आपका क्या हो जाएगा, ये मेल हो जाएगा। ठीक है ना। और दूसरा क्या हो जाएगा, यहाँ पे फीमेल हो जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ पे दो तरीके के जो हैं लिंग का उपयोग होगा। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए मतलब ये जो है आपका फीमेल है। ठीक है। फीमेल ये है यानी कि मादा। ठीक है ना। और मेल आपका ये हो जाएगा, नर हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि यह जनन की वह विधि है जिसमें लिंग का उपयोग होता है। ठीक है। अर्थात इस प्रकार के जनन में दो पैतृक संरचनाओं का होना आवश्यक है। यहाँ पे जो है कि दो पैतृक, ये जो है यहाँ पे दो पैतृक संरचनाओं का होना जो है आवश्यक है। ठीक है ना। संरचनाओं का होना आवश्यक है। ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए एक चीज़ और समझ लीजिए कि यह जनन की एक जटिल, कैसी, जटिल। अब देखिए जटिल क्यों है, ये जो जटिल प्रक्रिया है। ठीक है। तो जटिल प्रक्रिया क्यों है, क्योंकि जिसमें युग्मक निर्माण, ठीक है, क्या होगा, युग्मक निर्माण होगा, युग्मक का स्थानांतरण होगा, युग्मक संलयन होगा। ठीक है, या जिसे हम निषेचन कहते हैं। ठीक है। इसके बाद भ्रूणोद्भव होगा, क्या होगा, भ्रूणोद्भव होगा, प्रसव होगा, दुग्ध स्राव होगा। ठीक है ना। इतने सारे चरण होते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ पे प्रसव और दुग्ध स्राव को जो है हम जोड़ देते हैं तो यह जो है किसके रेफरेंस में आ जाता है, यह जो है मनुष्य के। ठीक है। किसके रेफरेंस में आ जाएगा, ये जो है मनुष्य के संबंध में आ जाएगा। ठीक है ना। यानी कि मानव, ठीक है, मानव के संबंध में आ जाएगा। ठीक है। यदि हम इसको हटा देते हैं यानी कि प्रसव को और दुग्ध स्राव को हटा देते हैं तो बाकी सारी प्रक्रियाएं जो हैं आपके पादप शरीर में, यानी कि यहाँ पे देखिए पादपों में जो है ये सारी प्रक्रियाएं समान होती हैं। ठीक है ना। बस ये है कि वहाँ पे थोड़ा सा प्रक्रिया जो है वो अलग हो जाती है। ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहला आपका देखिए यहाँ पे हमने जो पढ़ा कि युग्मक निर्माण, क्या है, युग्मक निर्माण। तो युग्मक निर्माण आप देख रहे हैं कि मानव में जो है किस प्रकार से युग्मक का निर्माण हो रहा है और पादप में युग्मक का निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कि भाई युग्मक निर्माण, ठीक है, तो युग्मक निर्माण की जो प्रक्रिया होती है उसी को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। क्या कहते हैं, युग्मक जनन। या आप ऐसे कह लीजिए कि युग्मक, आपसे कोई पूछे युग्मक जनन क्या है तो आप क्या कहेंगे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा या जिसमें युग्मकों का निर्माण होता है। ठीक है। क्या कहलाता है, युग्मक जनन कहलाती है। ठीक है। यानी कि आप सीधे सीधे ये बता सकते हैं कि युग्मक निर्माण होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, युग्मक जनन कहते हैं। इतना समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए युग्मक जनन जो है ना वो आपका दो प्रकार का होता है। ठीक है ना। वो चाहे पादप हो या जंतु हो, क्योंकि यहाँ पे लिंग जो है, यहाँ पे जो है लिंग भी आपका क्या है, दो प्रकार का, वो चाहे पादप हो या मनुष्य हो। ठीक है ना, यानी जंतु हो। तो
तो दोनों में ही जो है लिंग आपके दो प्रकार के होते हैं, तो भाई युग्मक भी जो है वो भी आपका दो प्रकार का होगा ही होगा, ठीक है ना। तो देखिए अब जो है कि अगर हम बात करते हैं युग्मक जनन की, तो यदि युग्मक जनन क्या होगा, नर में होगा, ठीक है ना, तो उसे हम क्या कहेंगे, नर युग्मक जनन कहेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यदि युग्मक जनन क्या होगा, नर में होगा, तो क्या कहेंगे, नर युग्मक जनन, ठीक है ना। तो अब जो नर का युग्मक होगा क्या होगा, शुक्राणु होगा, शुक्राणु हो जाएगा, ठीक है ना। ये हम मनुष्य के संदर्भ में पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो शुक्राणु, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे कहेंगे शुक्राणु जनन या शुक्र जनन, ठीक है ना, शुक्राणु जनन, ठीक है ना। तो अब आपसे कोई पूछ दे भाई शुक्राणु जनन या शुक्र जनन क्या है, तो आप क्या बताएंगे कि शुक्राणुओं के बनने की प्रक्रिया, ठीक है, या वह प्रक्रिया जिसमें जो है शुक्राणुओं का निर्माण होता है, क्या कहलाएगी, आपकी शुक्र जनन कहलाएगी, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। चलिए अब देखिए आपका यहाँ पे मादा युग्मक आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मादा युग्मक, ठीक है ना। तो मादा युग्मक आपका क्या होता है, ये होता है अंडाणु, अंडाणु, ठीक है। तो यहाँ पे इसे क्या कहेंगे, अंड जनन कहेंगे, क्या कहेंगे, अंड जनन, ठीक है ना, क्या कहेंगे, अंड जनन कहेंगे। तो अब देखिए ये जो अंड जनन है, यानी कि अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया, क्या, अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया या वह प्रक्रिया जिसमें अंडाणुओं का निर्माण होता है, उसी को क्या कहते हैं हम, अंड जनन कहते हैं, क्या कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। क्लियर है। चलिए इतना समझ में आ गया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं कहाँ पे, पादपों के लिए। किसमें आ जाएंगे, पादपों के लिए आ जाएंगे, ठीक है ना। चलिए तो पादपों के लिए हम क्या कहेंगे कि भाई पादपों में पहले अगर नर को देखते हैं, ठीक है, तो नर का जो युग्मक होगा, ठीक है ना, उसे हम क्या कहेंगे, लघु बीजाणु कहेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए जो नर होगा, ठीक है ना, नर युग्मक, ठीक है ना, उसे क्या कहेंगे, लघु बीजाणु, लघु बीजाणु, ठीक है। तो लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु जनन, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगी, लघु बीजाणु जनन। लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया लघु बीजाणु जनन, यानी कि जिससे नर युग्मक का निर्माण होगा, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा क्या है, गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु, ठीक है। तो गुरु बीजाणु के बनने की प्रक्रिया क्या हो जाएगी, गुरु बीजाणु जनन, क्या हो जाएगी, गुरु बीजाणु जनन, यानी कि गुरु बीजाणुओं के बनने की जो प्रक्रिया है उसी को हम क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे, ठीक है ना। क्या कहेंगे, गुरु बीजाणु जनन कहेंगे। बात समझ में आ रही है। चलिए तो इतना आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो है हम आगे बढ़ेंगे। तो युग्मक जो है, युग्मकों का जो है निर्माण हो गया, ठीक है। अब देखिए एक स्टेप जो है हमने यहाँ पे स्किप कर दिया है, युग्मक स्थानांतरण होता है। क्या होता है, युग्मक स्थानांतरण। उसके बाद जो है आपका निषेचन की प्रक्रिया होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको मैं यहीं पे आपको बता देता हूँ कि युग्मक स्थानांतरण क्या होता है। तो आप बिल्कुल आसानी से बता सकते हैं कि युग्मक स्थानांतरण क्या है, कि युग्मकों के स्थानांतरित होने की प्रक्रिया। तो भाई युग्मक जो है आपके दो प्रकार के हैं ना, एक आपका नर युग्मक है, दूसरा क्या होगा, मादा युग्मक, ठीक है ना। तो अब देखिए एक चीज़ आपको बता दें कि यहाँ पे देखिए नर युग्मक को आप यहाँ पे बनाएंगे जब भी, तो नर युग्मक आपका यानी कि शुक्राणु जो है इस प्रकार से बनेगा, ठीक है ना। शुक्राणु जो है कुछ इस प्रकार की संरचना का बना हुआ होगा, ठीक है ना, ऐसे। और अंडाणु जो है या अंड कोशिका जो है इस प्रकार की कोशिका को, इस प्रकार की संरचना को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शुक्राणु है इसके पास ये जो पूंछ है ना, ये जो यहाँ से यहाँ तक की पूंछ है, ये क्या है, इसका गमन अंग यानी लोकोमोटरी ऑर्गन, यानी कि इसमें क्या होगा, ये गमन करने वाला होगा, ठीक है ना। यानी कि जो अंडाणु है दो प्रकार की प्रवृत्ति के होते हैं। एक आपका जो है जो शुक्राणु होगा ये चल प्रवृत्ति का, और जो अंडाणु होगा ये अचल प्रवृत्ति का होगा, ठीक है ना। ये दो प्रवृत्ति के होते हैं। तो अब स्थानांतरण किसका होगा, भाई जिसके पास पैर होगा वही ना चल के दूसरी जगह जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। तो पूंछ है इसके पास,
ठीक है, तैरने के लिए यानी कि अपने स्थान को परिवर्तित करने के लिए शुक्राणु के पास, तो शुक्राणु का ही स्थानांतरण होगा, यानी कि नर युग्मक का ही स्थानांतरण होगा। बिल्कुल आसानी से समझ लो यार। ये बताओ कि लड़की बारात नहीं लेके आती है, बारात कौन लेके आता है? लड़का लेके जाता है, ठीक है ना। तो मेल जो है वो क्या करता है? अपने स्थान को बदलता है। बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आसानी से ऐसे समझ लो कि जो नर युग्मक होगा उसी का स्थानांतरण होगा, ठीक है। बारात किसकी जाती है? लड़के की जाती है, लड़की की नहीं जाती है। लड़की की बारात आती है, ठीक। बात समझ में आ रही है? तो वैसे ही यहाँ पे समझ लो कि यह जो आपका शुक्राणु है, ठीक है ना, शुक्राणु क्या करेगा? यह जो है बारात लेके जाएगा। देखो यहाँ पे दिखाई दे रहा है ये फिगर, ये जो फिगर दिखाई दे रहा है, इतने सारे जो शुक्राणु, भाई ढेर कहते हैं ना जो, क्या बारात लेके आए हो? बारात लेके आने का मतलब ढेर सारे लोगों के साथ आना, ढेर सारे सदस्यों के साथ आना। तो यहाँ पे देखिए अंडाणु एक है, ये जो अंडाणु है, ये अंडाणु आपका कितना है? एक है, लेकिन शुक्राणुओं की संख्या क्या है? ढेर सारी है। तो इसीलिए कहते हैं ना कि बारात लेके आए हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आगे बढ़ते हैं। तो अब होगा क्या कि युग्मक स्थानांतरण में क्या होगा कि युग्मक स्थानांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है कि नर युग्मक का स्थानांतरण मादा युग्मक के पास तक होता है, ठीक है ना। यानी कि अब जो है कि युग्मक स्थानांतरण जो है वह जो है आपका दो तरीके से होगा, ठीक है ना। अब जो है यह निर्भर करता है आपके किसके ऊपर? निषेचन के ऊपर। किसके ऊपर? निषेचन के ऊपर। यदि निषेचन बाह्य है, ठीक है ना, तो युग्मक का स्थानांतरण बाह्य माध्यम में होगा। और यदि आपका निषेचन आंतरिक है, ठीक है, तो आपका जो युग्मक का स्थानांतरण होगा आंतरिक माध्यम में होगा, यानी कि शरीर के अंदर होगा। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए निषेचन में हमें क्या जानना है कि भाई निषेचन जो है, निषेचन क्या है कि अगुणित नर एवं मादा, ये देखो ध्यान देना, अगुणित होंगे। अगुणित का मतलब जो है यहाँ पे एन कंडीशन। एन कंडीशन का मतलब जैसे हमारे में गुणसूत्र कितने होते हैं भाई? 46 होते हैं। तो आपका जो है कि आपका एक 23 ये हो गया, ठीक है ना, एक 23 ये हो गया और एक 23 ये हो गया, दोनों को जोड़ दो तो कितना हो गया? 46 हो गया ना। मतलब 46 आपकी संख्या में होंगे और जोड़े में कितने हो जाएंगे? आपके 23 हो जाएंगे। तो आधा हो गया ना, एक एन ये और एक एन ये, ठीक है, एक एन ये और एक एन आपका ये हो जाएगा ना। तो अगुणित यानी कि नर का 23 और मादा का 23, ठीक है ना। तो आपका जो युग्मक होगा वो क्या होगा? अगुणित होगा, नर का 23 और मादा का 23, ठीक है। तो यहाँ पे आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ देखिए यहाँ पे जो है कि नर एवं मादा जो युग्मक हैं, इन नर एवं मादा युग्मकों के संलयन यानी कि आपस में मिल जाने को क्या कहते हैं? निषेचन कहते हैं। यानी कि जब अगुणित नर और मादा युग्मक आपस में मिल जाएंगे तो उसी को हम क्या कहेंगे? निषेचन कहेंगे, ठीक है। अब यह निषेचन जो है कितने प्रकार का होता है? तो 2 प्रकार का होता है, ठीक है। कौन कौन सा होगा? आपका एक पहला जो है बाह्य होगा, दूसरा क्या होगा? आंतरिक हो जाएगा। तो बाह्य किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आसान है। यहाँ पे देखिए कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर होती है। कहाँ होती है? जीव शरीर के बाहर, यानी किसी बाह्य माध्यम में। बाह्य माध्यम का मतलब यहाँ पे सामान्यतः क्या होता है? जल होता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या होगा? सामान्यतः जल होगा, ठीक है ना। तो बाह्य माध्यम में यानी कि क्या बताओगे कि जब निषेचन की प्रक्रिया जीव शरीर के बाहर किसी बाह्य माध्यम में होता है तो इस प्रकार के निषेचन को क्या कहते हैं? बाह्य निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार के निषेचन को हम बाह्य निषेचन कहते हैं। इतना समझ में आ गया? चलिए आगे देखते हैं आंतरिक निषेचन। तो आंतरिक निषेचन में क्या है कि इस प्रकार का निषेचन जीव शरीर के भीतर होता है। क्या होता है? इस प्रकार का निषेचन जीव शरीर के भीतर, यानी कि शरीर के अंदर जब निषेचन की प्रक्रिया होगी तो उसे क्या कहेंगे? आंतरिक कहेंगे। और जब शरीर से बाहर की तरफ होगी किसी बाह्य माध्यम में तो क्या हो जाएगा? आपका बाह्य निषेचन हो जाएगा। अब उदाहरण आपको मैं बता दूं, जैसे कि आप ओबिलिया को देख लीजिए, ऑरिलिया को देख लीजिए, ठीक है। ये जो है कुछ जलीय जीव हैं जिनमें जो है कि निषेचन की जो प्रक्रिया होती है वो क्या होती है? बाह्य होती है, ठीक है। यानी कि आप सामान्यतः समझ लीजिए कि जो जलीय जीव हैं, ठीक है, उनमें जो निषेचन की प्रक्रिया क्या होती है? बाह्य होगी, ठीक है।
आंतरिक किस में होगी? मनुष्य में या जितने भी स्तनधारी हैं उन सभी में क्या होगा? निषेचन की प्रक्रिया आंतरिक होती है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको निषेचन का फिगर भी बहुत अच्छे से दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए कि भाई ये जो है आपका एक अंड कोशिका है। यहाँ पे देखिए आपकी एक अंड कोशिका है और अंड कोशिका के चारों तरफ देखिए ढेर सारे शुक्राणु हैं जो इसको निषेचित करने के लिए जा रहे हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा? निषेचन हो जाएगा, दोनों आपके नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे। ठीक है, तो जब दोनों नर और मादा युग्मक मिल जाएंगे तो आपका क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा युग्मनज। क्या बन जाएगा? युग्मनज। यानी कि युग्मनज किसे कहेंगे? तो क्या बताएंगे कि जब नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है, क्या होता है? जब नर व मादा युग्मकों का संलयन होता है तो इसके परिणाम स्वरूप युग्मनज का निर्माण होता है। क्या होता है? युग्मनज का निर्माण होता है। और यह युग्मनज कैसा होगा? यह युग्मनज जो है आपका 2n कंडीशन में होगा। ठीक है ना, क्योंकि आपके इस फीमेल का 23 और इस मेल का 23, यानी कि टोटल कितने? 46 गुणसूत्र इसमें आ गए हैं। ठीक है ना, बात समझ में आई? यानी कि ये जो है आपका 2n कंडीशन में आ गया, ये n कंडीशन और ये n कंडीशन, दोनों n मिला के 2n कंडीशन। यानी कि आपका ये जो फिगर दिखा रहा है यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दिखाई दे ना, ये जो आपका एक नर का और दूसरा ये मादा का, तो दोनों 23 मिला देंगे, कितना हो जाएगा आपका? 46 हो जाएगा। यानी कि युग्मनज का निर्माण हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आगे देखिए, आगे हमारा क्या है? भ्रूण उद्भव। अब जो है जब भ्रूण का क्या कहते हैं, जब युग्मनज बन गया तो युग्मनज से क्या होगा? आपका भ्रूण बनेगा। यानी कि यहाँ पे देखिए, अगर आपसे कोई पूछे कि भ्रूण उद्भव क्या है तो क्या बताएंगे कि युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया। क्या है? युग्मनज से भ्रूण के बनने की प्रक्रिया को भ्रूणोद्भव कहते हैं। बिल्कुल आसानी से यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भाई देखिए, यहाँ पे जो है आपका एक कोशिका, यानी कि एक जो कोशिका है वो आपकी युग्मनज इस प्रकार के। ठीक है ना, क्या है? युग्मनज एक कोशिका है। ठीक है ना, अब जब इसके अंदर क्या होगा? विभाजन लगातार होगा तो यह जो है कि 1 से 2 बनेगी, 2 से क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी, 4 से जो है कि आपकी 8 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे इसकी संख्या क्या होगी? धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। और जब संख्या बढ़ती जाएगी तो क्या होगा कि अब इसमें एक ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा। और जब ढेर सारी कोशिकाओं का निर्माण हो जाएगा तो अब देखिए धीरे धीरे क्या है कि प्रत्येक कोशिकाएं क्या करेंगी? आपस में जुड़ना शुरू करेंगी और उत्तकों का निर्माण कर देंगी। और वह उत्तक क्या करेंगे? अंगों का निर्माण कर देंगे और अंग मिलेंगे तो शरीर का निर्माण हो जाएगा। जैसे आप यहाँ फिगर में देख पा रहे हैं कि फर्टिलाइजेशन के टाइम जो है यहाँ पे एक स्मॉल सा डॉट दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके बाद यह जो है मल्टी सेलुलर यानी कि इस तरीके की संरचना बन गई है। ठीक है ना, अब इसके बाद जो है कि जब 3 वीक होगा तो अब धीरे धीरे आपका जो है फोएटस यानी कि इस तरीके से जो है आपके एम्ब्रियो का जो है डेवलपमेंट इस तरीके से होना शुरू हो जाता है। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इस तरीके से आपके फोएटस का बनना शुरू हो जाता है, यानी एम्ब्रियो का बनना शुरू हो जाता है। जब 5 वीक होता है तो लगभग हमारे शरीर में जो है सिर का और जो धड़ है ये दोनों मुख्य रूप से बन गए होते हैं। और जब 8 वीक होता है तो लगभग हमारे शरीर का विकास हो जाता है। और जब 12 वीक होता है तो हमारे शरीर का पूर्णतः विकास हो गया होता है। यानी कि एक कोशिका वाली संरचना से जो है यह बहुकोश की संरचना के विकास की प्रक्रिया क्या कहलाती है? भ्रूण उद्भव कहलाती है। ठीक है, ये ऐसे ही यहाँ पादप में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यह सारी प्रक्रिया जो है आपकी क्या हो जाएगी? भ्रूण उद्भव के अंतर्गत आएगी।